नमस्कार बच्चों, मेरा नाम रीना प्रिया है। आज मैं आप लोग के लिए कक्षा 10 की संस्कृत व्याकरण लेकर आई हूँ, जिसे आज आप लोग को पढ़ाऊँगी, जिसके बारे में बताऊँगी। समास के बारे में मैं बताऊँगी आप लोग को। समास समसनम समासः अर्थात अनेक पदों का एक साथ रखा जाना या पृथक पृथक अर्थ वाले पदों का मिलकर एक हो जाना, एक पद बन जाना तथा एक ही अर्थ का बोधक बनना समास कहलाता है। जैसा कि बच्चों आप लोग के सामने स्क्रीन पे आ रहा है, समास शब्द की व्युत्पत्ति। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घन प्रत्यय करने पर समास शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ संक्षिप्तीकरण है। संक्षिप्तीकरण मतलब बच्चों छोटा कर देना। संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा कर देना। अब हम यहाँ देखेंगे समास की परिभाषा। समास की परिभाषा क्या है? संक्षेप करना अर्थात छोटा कर देना अथवा अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। अर्थात जब अनेक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। जैसे सीतायाः पति, सीतापति। सीतायाः पति का मतलब बच्चों सीता का पति। सीतापति जब इस दोनों को मिलाकर एक कर दिए तो सीतापति हो गया। इसका मतलब ही यही अर्थ होता है कि सीता का पति। यहाँ सीतायाः और पति ये दो पद मिलकर एक पद सीतापति हो गया, इसलिए यही समास है। समास होने पर अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो अर्थ सीतायाः पति सीता का पति है, अभी भी मैंने बताया इसके पहले बच्चों कि जो अर्थ सीतायाः पति सीता का पति इस विग्रह युक्त वाक्य का वही अर्थ सीतापति इस समस्त पद शब्द का है। अब आगे देखेंगे बच्चों, अब आगे देखेंगे कि इस विभक्ति का लोप कैसे होता है। सीतायाः पति, सीतायाः पति सीतापति। इस विग्रह में सीतायाः पद में षष्ठी विभक्ति है। आप लोग तो विभक्ति तो पढ़े ही होंगे, तो षष्ठी विभक्ति में सीता का सीतायाः होता है। पति पद में प्रथमा विभक्ति सुनाई देती है। समास करने पर इन दोनों विभक्तियों का लोप हो जाता है। जब इसको समास समसनम समासः जब इसको एक पद कर देते हैं तो दोनों विभक्ति का लोप हो जाता है। उसके बाद सीतापति इस समस्त शब्द से पुनः प्रथमा विभक्ति की जाती है। इसी प्रकार सभी जगह जानना चाहिए। समास युक्त शब्द समस्त पद कहा जाता है। मतलब समास युक्त जो शब्द है उसको समस्त पद कहा जाता है। जैसे सीतापति समस्त शब्द का अर्थ समझाने के लिए जिस वाक्य को कहा जाता है वह वाक्य विग्रह कहलाता है। सीतायाः पति जो है यह वाक्य का विग्रह है। जैसे सीतापति है, इसका विग्रह करके सीतायाः पति हुआ। समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम लोग आगे समास के भेद देखेंगे। समास का मतलब समझ में आ गया सबको। तो संस्कृत भाषा में बच्चों समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब आगे देखेंगे कि समास में प्रायः 2 पद होते हैं। कौन कौन सा पद होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। पद का अर्थ पदार्थ होता है। जिस पदार्थ की प्रधानता होती है उसी के अनुरूप ही समास की संज्ञा भी होती है। जैसे कि प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव होता है, प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय होता है, कर्मधारय का भेद द्विगु होता है। प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि होता है, प्रायः उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व होता है। इस प्रकार समास के सामान्य रूप से 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, 5वां है बहुव्रीहि समास और 6ठा है द्वंद्व समास। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है ये बच्चों अब हम लोग जानेंगे। पहला है समास 6 है और पहला अव्ययी भाव पहले हम लोग पढ़ेंगे। जब विभक्ति आदि अर्थों में वर्तमान अव्यय पद का सुबंत के साथ नित्य रूप से समास होता है तब यह अव्ययी भाव समास होता है, अथवा इसमें
यह जाने जो पहला पद जब विभक्ति में उसका पहला पद जो अव्यय होता है उसको अव्यय पद समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्यय पदम अव्यय स्यात् विग्रह समस्त पदम, विग्रह भी होता है और उसके बाद समस्त पद होता है। इसका है अधि हरि, तो अधि जो है उसका अव्यय है। इधर समझ में आ रहा है बच्चों? सप्तमी विभक्ति अधि सप्तमी विभक्ति अर्थे हरो इति, तो अधि हरि हो गया, ये असमस्त पद हो गया। अधि हरो इति अधि हरि सप्तमी विभक्ति में। समझ में आ रहा है बच्चों? अब आगे है तत्पुरुष समास। दूसरा है कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है, जैसे राज्ञ पुरुष, राज्ञ पुरुष, राजपुरुष, राजा का पुरुष। यहाँ उत्तर पद पुरुष है, प्रथम पद कौन सा है? राज्ञ है, उत्तर पद पुरुष है, उसी की प्रधानता है। राजपुरुषम आने, राजा को पुरुष को लाओ, ऐसा करने पर पुरुष को ही लाया जाता है। राजा थोड़ा सा पता नहीं चल रहा था बच्चों। ये राजा जो है राजपुरुष, यहाँ उत्तर पद पुरुष है, एक मिनट, उत्तर पद पुरुष है, पुरुष उसी की प्रधानता है। राजपुरुषम आने, राजा के पुरुष को लाओ, ऐसा कहने पर पुरुष को ही लाया जाता है, राजा को नहीं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद में जो विभक्ति होती है प्रायः उसी के नाम से ही समास का नाम होता है, जैसे कृष्णम श्रिता, कृष्ण आश्रिता, द्वितीया तत्पुरुष है ये। समझ में आ रहा है बच्चों? अब है आगे कर्मधारय समास। तीसरा है कौन सा? कर्मधारय। जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक ही विभक्ति अर्थात समान विभक्ति होती है तब वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसी समास को कर्मधारय नाम से भी जाना जाता है। इस समास में साधारणतया पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, जैसे नीलम कमलम, नीलम कमलम। इस उदाहरण में नीलम कमलम इन दोनों पदों में समान विभक्ति अर्थात प्रथमा विभक्ति, दोनों जो है सेम है, दोनों की विभक्ति सेम है, प्रथमा विभक्ति। यहाँ नीलम पद विशेषण है और कमलम विशेष्य है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। फिर से देखिए बच्चों, पहला जो पद है इसका नीलम वो विशेषण है और दूसरा जो पद है कमलम वो विशेष्य है, तो नीलम कमलम ये कर्मधारय समास हुआ। अब है चौथा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है कि संख्या पूर्व द्विगु, इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार जब कर्मधारय समास का पूर्व पद जो है संख्यावाची मतलब संख्या शब्द होगा तथा उत्तर पद संज्ञावाचक होगा। पूर्व पद जो होगा वो संख्यावाची होगा और उत्तर पद संज्ञावाचक, तब वह द्विगु समास होता है। यह समास प्रायः समूह अर्थ में होता है। समूह अर्थ में तो समस्त पद सामान्य रूप से नपुंसक लिंग के एक वचन में अथवा स्त्रीलिंग के एक वचन में होता है। इस विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सप्तानाम दीनानाम समाहारः इति सप्त दिनम। देखिए पहला जो है पूर्व पद जो है इसमें ये संख्यावाची है और द्वितीय पद जो है वो समाहार, तो सप्त दिनम, सप्तानाम दीनानाम समाहारः, तो सप्त दिनम क्या हुआ? सप्त दिनम क्या हुआ? कौन सा समास हुआ? द्विगु समास। अब है पांचवा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जिस समास में जब अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तब वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अर्थात इस समास में न तो पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पदार्थ की, अपितु दोनों पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ का बोध कराते हैं। समस्त पद का प्रयोग अन्य पदार्थ के विशेषण के रूप में होता है। अब जैसे यहाँ है पीतम अम्बरम यस्य सः पीताम्बरः, मतलब पीला है अंबर जिसका, पीला है वस्त्र जिसका वह पीताम्बर है, अर्थात विष्णु है। इसका अर्थ दूसरा निकल रहा है, कह रहा है कि जिस समास में जब अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, मतलब अन्य पदार्थ की, यहाँ जो लिखा हुआ पीतम अम्बरम जस्य सः
पीताम्बर, तो इसका अर्थ क्या निकाल रहा है? विष्णु, अर्थात विष्णु। तो ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। अब आगे हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आकांक्षा युक्त दो पदों के मध्य में च और अथवा आता है, जैसे धर्म च अर्थ च, धर्म च अर्थ च। तो ये हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में धर्म च अर्थ च धर्मार्थो, यहाँ पूर्व पद धर्म और उत्तर पद अर्थ है, इन दोनों की ही प्रधानता है। द्वंद्व समास में समस्त पद प्रायः द्विवचन में होता है। तो दोनों पदों में च सिर्फ है, धर्म च अर्थ च, धर्म च अर्थ च, धर्म और अर्थ। तो यहाँ पूर्व पद धर्म और उत्तर पद अर्थ है, ये दोनों की प्रधानता है। तो दोनों इसमें जो है पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है, जैसे हरिश्च हरश्च हरिहरो। ये क्या हो गया बच्चों? द्वंद्व समास। तो आज हम लोग पढ़े समास, समास के भेद पढ़े, समास के कितने भेद हैं, समास के 6 प्रकार हम लोग पढ़े अभी। और आगे फिर आपके लिए, अगर आप लोग को अच्छा लगा बच्चों, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, तब इससे मुझे थोड़ा लगेगा कि मैंने आप लोग के लिए कुछ अच्छा वीडियो बनाया है। तो फिर मैं आगे और भी वीडियो लेकर आऊँगी आप लोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।